क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज़। नाजरीन, जितना घरों के लेवल पर टेम्परेचर का ह्यूमन फ्रेंडली होना ज़रूरी है, इतना ही इंडस्ट्री लेवल पर टेम्परेचर का ह्यूमन फ्रेंडली होना ज़रूरी है। अब चाहे वो इंडस्ट्री मैकेनिकल हो या फिर केमिकल हो, प्रोडक्शन हो, टेक्सटाइल हो, कोई भी हो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम है, इसकी इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री लेवल पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन तामीरी के प्लेटफॉर्म पर जो हमारे पास इंजीनियर्स मौजूद हैं, वो आपकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री लेवल पर हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन और उसके पूरे प्रोसेस की, कि ये इंस्टॉल कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इन सब पे आज बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हबीबुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, इंडस्ट्री लेवल पर हीटिंग एंड कूलिंग की जब हम बात करें तो हमें अपने जहन में क्या बात रखनी चाहिए? जी मोहतरमा, इसमें जब हम इंडस्ट्री लेवल पे हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो जो टाइप्स हैं वो हमारे जहन में आती हैं ठीक है। कि उसकी टाइप्स कौन सी हैं हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम की ना। जी जी। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री पे हम यूज़ कर रहे होते हैं वो वाटर कूल्ड सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं या एयर कूल्ड सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है सर, ये तो बात होगी हीटिंग कूलिंग सिस्टम की टाइप्स की। इनके कंपोनेंट्स क्या हैं सर, हमें वो भी बताइएगा प्लीज़। अगर हम बात करें वाटर कूल्ड जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसकी, तो उसके अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट हैं उसमें चिलर्स चिलर्स अच्छा। बेसिक है। चिलर के साथ उसमें चिलर के साथ साथ उसके साथ उसकी पाइप्स आ जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, जी जी। पंप्स आ जाते हैं। फिर उसके साथ इसमें कूलिंग टावर आ जाता है। ठीक है। ठीक है, एयर सेपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये और एक्सपेंशन टैंक आ जाता है। तो ये ठीक है है। हमारा जो वाटर कूल्ड जो सिस्टम है। अच्छा, इसमें जो एयर कूल्ड सिस्टम है, जी जी। बेसिकली एयर कूल्ड सिस्टम जो है उसमें इससे जो डिफरेंस है वो यही है कि उसमें कूलिंग टावर नहीं होता। उसमें कूलिंग टावर नहीं होगा, उसमें जस्ट जो एयर कूल्ड सिस्टम है उसमें आउटडोर यूनिट के साथ ही यानी एयर जो उसका बेसिकली चिलर सिस्टम है वो जी एयर जी। कूल्ड होता है। उसमें यानी वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा सर, यहाँ पे आपने जिक्र किया एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, तो इनमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए? देखें, अगर ये समझना हो कि इसमें से बेहतर कौन सा है तो मैं थोड़ा सा आपको ना इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड में कौन सा हमने प्रेफर करना है। उसमें इसकी ना बेसिकली पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम जानते हैं कि ये कौन सा हम सिलेक्ट ठीक है। करेंगे। एक उसकी कास्ट है, कैपिटल कास्ट है, रनिंग कास्ट है, वो एनर्जी एफिशिएंट है, उसकी मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा है। तो ये 3-4 जो इन पैरामीटर चीज़ों को हैं, हमने हाँ, मद्देनज़र मद्देनज़र रखना है। रखना होता है। अब ठीक है। अगर इनके हवाले से बात की जाए तो वाटर कूल्ड जो सिस्टम है हमारा, ये एक यानी कि लाइफ टाइम के लिए है। अच्छा। इसकी जो रनिंग कास्ट है वो कम है। ठीक है, इसकी कैपिटल कास्ट थोड़ी ज़्यादा है लेकिन रनिंग कास्ट बिल्कुल कम है काम है। बनिस्बतन एयर कूल्ड के। एयर कूल्ड के। दूसरा जो एयर कूल्ड सिस्टम है वो, क्योंकि एक्सपोज टू एनवायरनमेंट होता है, यानी उसको हमने रूफ टॉप पे ही रखना है, तो इसलिए उसके अंदर जो डस्ट का उसकी समझ लें कि रस्टिंग का जो फैक्टर है वो आ जाता है। ठीक तो है। उसका जो कंपोनेंट्स है वो जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट से। तो एक ओके। तो वो उसमें ड्रॉबैक आ जाता है। तो इसके अलावा वो उसकी जो रनिंग कास्ट है यानी एनर्जी एफिशिएंट वो नहीं है। वो एनर्जी हमारी जो पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम ज़्यादा करता है। कंज़्यूम कर अच्छा, रहा है। यहीं पे अगर एक और बात की जाए जो वाटर कूल्ड है, वाटर कूल्ड में एक कास्ट इसकी केमिकल डोजिंग की भी आती है ओह! कि क्योंकि पानी जो है हमें वो एक समझ लें कि सॉफ्ट वाटर चाहिए होता है जी, जी। ताकि हमारे सिस्टम को वो रस्ट ना करे, डैमेज ना करे। तो ये इन सारी चीज़ों का जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो एयर कूल्ड की निस्बत जो वाटर कूल्ड है वो हम सजेस्ट करेंगे कि उसको इंस्टॉल वो करवाएँ। बेटर है, हाँ, मतलब वो बेटर है। ज़्यादा यूज़ हाँ होता जी, है या वो ज़्यादा होना चाहिए। इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम फिज़िबिलिटी बनाने के बाद सजेस्ट यही करते हैं नाज़रीन को कि ये वाटर कूल्ड सिस्टम लगाएँ, क्योंकि उसकी लाइफ़ टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा है। उसकी रनिंग कॉस्ट भी कम है और वो एनर्जी कॉस्ट भी एनर्जी एग्ज़ैक्टली। एफिशिएंट भी ज़्यादा है दूसरे से। जी सर। सर, ये इस पूरे प्रोसेस में जो मेन रोल है वो पाइप्स का बहुत यूज़ हो रहा है। तो हमें ये बताइएगा कि पाइप्स हमें आम यूज़ करनी है, कोई स्पेशल वाली पाइप्स के बारे में ज़रा हमें डिटेल में बताइएगा प्लीज़? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि इसमें जो मेन रोल है वो पाइप्स का है, जी। क्योंकि ये चाहे वो वाटर कूल्ड है या एयर कूल्ड है, तो पाइप्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिपेंड ही पाइप के पाइप ऊपर पे करता है। एग्ज़ैक्टली। तो हम इसके अंदर जो नॉर्मली यूज़ करते हैं और जो सजेस्ट करते हैं, जो स्टैंडर्ड है, वो है कि हमने एमएस का पाइप यूज़ करना है शेड्यूल 40 का सीमलेस, सही। ताकि हमारा कहीं पे भी इसकी लीकेज ना आए। ठीक है। वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी जगह पे हम कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसा कि एयर कूल्ड सिस्टम है उसमें हम कॉपर का पाइप कॉपर भी यूज़ यूज़ करते कर हैं। सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो MS सीमलेस जो शेड्यूल 40 है वो पाइप हम यूज़ कर रहे होते हैं। सर पाइप्स का तो आपने काफ़ी डिटेल में हमें बता दिया। अब हमें ये बताइएगा कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें मज़ीद किसी प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है पाइप्स के लिहाज से? देखें, जैसा कि मैंने पाइप्स के बारे में बताया, अब जहाँ पे जब पाइप्स की बात हमने की है, पाइप्स के अंदर उसके, क्योंकि बेसिकली क्या है, चाहे ये कॉपर पाइप हैं या दूसरा MS के पाइप्स हैं, इन पाइप्स के अंदर जो हमारा फ्लूइड है वो रेफ्रिजरेंट होगा या चिल्ड वाटर होगा। जी, जी। तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि कंडेंसेशन हो और सीपेज शुरू हो जाए। तो उस सीपेज से बचने के लिए हमने अपने पाइप्स की इंसुलेशन करनी है। सही। अच्छा, उस इंसुलेशन की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो ठीक है। मैं आपको बता देता जी हूँ। सर प्लीज़। एक क्लोज़ सेल इंसुलेशन है, फाइबर ग्लास इंसुलेशन है, रॉक वूल इंसुलेशन है, ग्लास वूल इंसुलेशन है, पॉलीथीन इंसुलेशन है, पॉलीथाइलीन इंसुलेशन है। ये उस इंसुलेशन की टाइप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारा सिस्टम ऐसा है, हमने पाइप्स की इंसुलेशन तो कर ली, कर दी। लेकिन क्योंकि हमने जो दूसरे एंड पे, जो यूज़र एंड पे हमने अपनी एयर की डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, यानी कि जी, चाहे जी। वो FCUज़ के साथ है या AHUज़ के साथ है, तो डक्ट जा रही होंगी, तो डक्ट के अंदर भी यही इंसुलेशन यूज़ होती है। सेम जो हम हाँ, यूज़ ये कर रहे हैं। इंसुलेशन की टाइप्स यही हैं, लेकिन वो डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट डिज़ाइन की आ जाती हैं। ठीक यानी है। पाइप्स के ऊपर ट्यूब्स की शक्ल में आ जाएँगी, तो उधर क्या होंगी, उधर वैसे हमारी शीट की शक्ल में आ जाएँगी। इंसुलेशन यही होंगी। सर यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन का ज़िक्र किया तो हमें इंस्टॉलेशन करवाते हुए क्या पैरामीटर्स अपनाने चाहिए? देखें, बेसिकली जब हम बात इंसुलेशन की कर रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन हमने चाहे पाइप पे इंस्टॉल करनी है या डक्ट पे करनी है, तो वो डिपेंड कर रही होती है वहाँ के एनवायरनमेंट पे, यानी एम्बिएंट ठीक है। टेम्परेचर पे। तो हम जो इसकी इंसुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली उसकी डेंसिटी देखी जाती जी, है। जी। कितनी थिकनेस हाँ, रखेंगे थिकनेस है, उसकी? वो डेंसिटी जो है उसकी और उसकी थिकनेस, ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो उसकी डेंसिटी है, वो 60 प्लस माइनस होती है। यानी सही। 60 के ऊपर-नीचे वो वेरी कर रही होती है। और जो उसकी थिकनेस है, वो भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या कैसा कैसी है? हमारी सूरत-ए-हाल है, तो उस लिहाज से ये भी एक वेदर भी एक डिपेंड एक करता इन होगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। एम्बिएंट का मतलब वेदर ही है। जी, जी, जी। तो वो वेदर पूरा उसके पैरामीटर के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो हम अपनी जो उसकी थिकनेस है, वो 1 इंच तक ये वेरी करती है, यानी कि प्लस माइनस ये इसकी थिकनेस रहती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक उसकी डेंसिटी और स्टे एक उसकी थिकनेस। देखिए, ये इंसुलेशन के पैरामीटर मैंने आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि वो जो डिपेंड कर रही होती है कि हमने वो हमारी जो वो पाइप है या डक्ट है, वो कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, किस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आती है नेक्स्ट, जो कि हम क्लैडिंग करते हैं। कोलाइडिंग ठीक है। क्लैडिंग सर वो ये भी अगर ज़रा बता दें। एक्सपोज़ जी। टू एनवायरनमेंट है, अच्छा। यानी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो हम उसके ऊपर इंसुलेशन के ऊपर क्लैडिंग भी यूज़ कर लेंगे। ओके। और अगर हमारे कहीं पे ऐसी जगह पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ भी हम क्लैडिंग यूज़ कर लेते हैं। सर ये कोलाइडिंग क्लैडिंग, बेसिकली क्लैडिंग क्या होता है, ये जी। एल्यूमीनियम समझ लें कि शीट है, उसके अच्छा। ऊपर हम पाइप्स के ऊपर या डक्ट के ऊपर क्लैडिंग कर देते हैं। राइट। सर आपने हमें कंपोनेंट्स भी टाइप्स काफ़ी डिटेल में इंस्टॉलेशन के बारे में भी बता दिया। अब हमें ये बताइएगा हम इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो इंस्टॉलेशन करवाते हुए हमें क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखें, बेसिकली ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। जी। कमर्शियल लेवल पे है, इंडस्ट्रियल लेवल पे है, तो इसके लिए पहले तो बात मैं नाज़रीन को यही कहूँगा कि वो एक अच्छा एक्सपर्ट जो है, प्रोफ़ेशनल कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, बहुत अपने ज़रूरी सिस्टम को है। जी। इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, उसमें फिर अपनी चीज़ों को जब इंस्टॉल करवा रहे हों, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें। उसमें क्या चीज़ है कि देखें, एक चिल्लर जब इंस्टॉल कर रहे हैं, तो चिल्लर ऐसी जगह पे इंस्टॉल करें कि वो रिजिडिटी हो, मतलब उनकी जो बेस है, फाउंडेशन है, प्लिंथ हो, वो प्रॉपर हो। फिर कूलिंग सही। टावर जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कूलिंग टावर, क्योंकि वो हमने बाहर ही इंस्टॉल करना है, यानी कि उसको हमने ओपन टू एनवायरनमेंट रखना है, एक्सपोज़ टू जी, एनवायरनमेंट जी। रखना है, तो उसकी इंस्टॉलेशन को प्रॉपर तरीके से करवाएँ, ठीक है? फिर इसमें एक चीज़ आ जाती है, देखिए इसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं हमारी। जी। पाइपिंग नेटवर्क है, जो चिल्ड वाटर का या रेफ्रिजरेंट को लेके जा रहा होगा। फिर इसमें डक्ट इन्वॉल्व है, जहाँ डक्ट के साथ-साथ यहाँ पे हमारी पावर केबल्स और कंट्रोल केबल इन्वॉल्व है। यानी ये 4 सही। चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब इनकी इंस्टॉलेशन हमने इस वे में करनी है कि हर एक एक्टिविटी या हर एक सर्विस जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो उससे दूसरी कोई इफ़ेक्ट ना हो। यानी प्रॉपर वे में हाँ, हो, कोई इश्यू प्रॉपर, ना हो बेसिकली। बिल्कुल। अगर हम पाइप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो पाइप प्रॉपर हों, उसका जो पावर केबल के साथ ख़ुसूसी तौर पे या कंट्रोल केबल के साथ कोई उनका इंटैक्ट ना हो। अगर इंटैक्ट होगा, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का चांस है, बिल्कुल हो वहाँ सकता है। पे एक्सप्लोजन का चांस है। तो हम उसको प्रॉपर केबल ट्रे के अंदर करें, केबल ट्रंकिंग के अंदर हम करें, उसकी प्रॉपर
वो समझ लें कि इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर करवाएं, यानी चारों चीज़ों की प्रॉपर इंस्टॉलेशन करवाएं। पाइप जी। की अगर पकड़ते हैं, पाइप प्रॉपर इंस्टॉल हों, प्रॉपर उनका लेवल हो, उनकी इंसुलेशन हो, फिर डक्ट प्रॉपर इंस्टॉल हो, उसका जी। प्रॉपर लेवल हो, उसकी इंसुलेशन हो। फिर केबल की अगर बात करें तो केबल बाकायदा केबल ट्रे में या केबल लैडर में या केबल ट्रंकिंग में प्रॉपर इंस्टॉल हो, और कंट्रोल केबल भी उसकी ताकि अच्छे तरीके से ड्रेसिंग हो और वो प्रॉपरली इंस्टॉल की गई हो, ताकि इन ठीक है। चारों चीज़ों का आपस में लिंक ना हो और किसी भी हम हैज़र्ड से बच सकें। बच सकें। अच्छा सर, यहाँ पे आपने चिलर्स का ज़िक्र किया, तो सर उसके बारे में हमें बताइएगा कि ये इंस्टॉल करते हुए हमें क्या ख़्याल करना चाहिए? ये क्या मतलब ये कैसे काम करते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं? चिलर्स के बारे में ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि चिल्लर बेसिकली जो हमारे इस वक़्त मौजूद हैं वो 2 किस्म के हैं। सही। जिसका थीम जो है वो 2 तरह का है, यानी कि बेसिक साइकिल जो है वो 2 तरह का है। इसको हम एक को कहते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल और एक सही। होता है वेपर अब्ज़ॉर्प्शन साइकिल। ये बेसिक थीम है हमारे किसी भी चिलर का, जो जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है। या तो वो वेपर कंप्रेशन के ऊपर काम कर रहा कर रहा होगा होता। या वेपर अब्ज़ॉर्प्शन पे ऊपर काम कर रहा होगा। ये 2 सिस्टम है जिसके ऊपर बेसिकली हमारा वो पूरा साइकिल सिस्टम साइकिल काम कर चलता रहा है। होगा चिलर का। चिलर का इंटरनल जो सिस्टम ठीक साइकिल है। है वो काम कर रहा होगा। अब अगर हम बात करते हैं वेपर कंप्रेशन में, तो उसमें क्या है हमारा, उसमें कंडेंसर आता है, इवेपोरेटर आता है, कंप्रेसर होगा उसमें, और उसमें थ्रॉटल वाल्व होगा या एग्जॉस्ट यानी एक फ़ैन होगा। ये उसका वो पूरा साइकिल आता पूरा है। सेट है यानी उस मतलब। वेपर कंप्रेशन साइकिल का पूरे 4 कंपोनेंट हैं। फिर ठीक अगर है। हम बात करते हैं वेपर अब्ज़ॉर्प्शन साइकिल की, जी। तो उसके अंदर वो इससे डिफरेंस है। वहाँ पे हम समझ लें कि जनरेटर यूज़ होता है, जो कि फ्यूल से चलता है, गैस से भी हो सकता है, यानी फायर जनरेट हो रही होती है जी, जी, उसमें, जी। ठीक है? और उसमें कंप्रेसर नहीं होता। तो वहाँ सही। पे क्या होगा, वहाँ पे फ्यूल होगा, चाहे वो गैस हो, चाहे वो डीज़ल हो, यानी कोई भी नेचुरल जो फ्यूल है वो हम यूज़ कर रहे वो होते हैं। यूज़ हो रहा तो ये होगा। 2 बेसिक थीम है चिल्लर के अंदर, जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब हम वेपर कंप्रेशन जो चिल्लर है, उसको हम इलेक्ट्रिक चिल्लर भी बोलते हैं, अच्छा। ठीक है? तो ये है इलेक्ट्रिक चिलर। बेसिक। अच्छा, अब आगे ये बता दूँ कि ये काम कैसे करता है। जी। काम जैसा कि एक सिंपल एक रेफ्रिजरेट जो हमारे घर के अंदर फ्रिज है फ्रिज है या जी। घर के अंदर एसी है, चिल्लर का थीम यही है। वही है। उसने करना क्या है, उसने उसी जो उसका रेफ्रिजरेंट है, चाहे वो रेफ्रिजरेंट गैस है, चाहे वो चिल्ड वाटर है, उसी को उसने पूरे उसी चारों जो प्रोसेस है, जो कि एक सिंपल एक फ्रिज का है या एक सिंपल एयर कंडीशन का है, उसी के ऊपर उसी पैरामीटर के ऊपर उसने चला के हमें एंड पे चिल्ड वाटर या रेफ्रिजरेंट हमें उसने देना है। यानी वो कंप्रेसर जी। से होगा, फिर वो कंडेंसर से, एवापोरेटर से, यानी उसी चारों होता कंपोनेंट से हुआ पूरा होता हुआ हमें कूलिंग एंड की एंड तरफ वो यूज़र आ पे ऊपर जाएगा। हमें जी, जी। मिल रहा होगा। ये हमें वो जो चिल्ड वाटर है वो हमें एंड यूज़र पे, जो हम एंड यूज़र पे चाहे एफसीयूज़ हैं, चाहे हमारे एएचयूज़ हैं, हम वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो ये है उसका कि ये काम कैसे कर रहा है। जी। यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपको टाइप्स भी बता दी मैंने जी। कि चिल्लर की बेसिक थीम 2 हैं। जी। अब यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बेसिकली इसके अंदर पंप होते हैं। जी। जो कि देखें 2 अच्छा। चीज़ें हैं कि एक चिल्लर के अंदर जो इंटरनली है, उसको भी पंप कर रहे होते हैं। उसके फ्लूइड को भी समझ लें कि लूप में रखते हैं, और जो हमारे एंड यूज़र पे जा रहे हैं, जो हमारा चिल्ड वाटर जा रहा है या रेफ्रिजरेंट जा रहा है, उसको भी वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो सर, ये पंप्स तो मेरे ख्याल से फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का, तो इसको ज़रा डिटेल में बता दीजिएगा, ये पंप्स क्या फंक्शन करते हैं? बेसिकली इसमें पंप 2 किस्म के हैं, एक है ठीक है। प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी। प्राइमरी पंप वो है जो कि हमारे चिल्लर का इन हाउस तौर पे उसका जो लिक्विड है या चिल्ड वाटर है उसको वो मूव कर रहा होता है। सही। अच्छा, इसका जो फ्लो है वो वेरी नहीं करता, क्योंकि बेसिकली इसने उसका लेवल मेंटेन रखना है चिल्लर का, ठीक है। और चिल्लर एक ही लेवल पे चल रहा होता है, सही। ठीक है? एक जो सेट हाँ, कर हाँ, दिया एक वो सेट उस पे ही उसी पे चलता उसके रहेगा। ऊपर वो हमें वो एक हमारा टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर लेगा, उसी को वो चिल्ड वो करके हमें दे रहा होगा। दे रहा होगा, वो ठीक नहीं, है। वो उसको एक प्रॉपर्ली एक ही लेवल पे मेंटेन रख के उसने प्राइमरी पंप ने चलाना होता है। लेकिन जो सही। सेकेंडरी पंप है, उनका फ्लो वेरी करता है। वजह क्या सही। है कि जो एंड यूज़र पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि हो सकता सही। है कहीं पे हमें 2 ऑफिसेज़ में एक कूल्ड एयर चाहिए, या मतलब हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली एयर चाहिए, जी। या कहीं पे 3 में चाहिए। हम टेम्परेचर हाँ, कम ज़्यादा हाँ, हाँ, करते हैं तो फिर कर रहे उस होते हैं, तो हिसाब इसलिए से। उस लिहाज से जो हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो चिल्ड वाटर की वो कम या ज़्यादा हो रही होती है। तो जो सेकेंडरी पंप है वो उस अपनी लोड के लिहाज से वो उसका फ्लो कम या ज़्यादा करते हैं। तो ये 2 बेसिक पंप हैं, सही। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इनका मैंने आपको पूरा सिस्टम जो है वो समझा दिया। सर, आपने चिलर्स की बेसिक थीम के बारे में तो बता दिया, अब इसकी कोई टाइप्स भी हैं तो वो भी बता दें प्लीज़। जी, बिल्कुल चिल्लर जैसा कि पहले हम मैं बता चुका हूँ कि एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड वाटर कूल्ड। चिल्लर जी। है, ठीक है? अब इसके अंदर डिफरेंट और भी टाइप्स हैं।
जैसा कि मल्टी स्टेज है, सिंगल स्टेज है, डबल इफ़ेक्ट है, सिंगल इफ़ेक्ट है, इस तरह ये मज़ीद टाइप्स हैं इसकी चिलर की ना, जो कि हम सही। मार्केट में अवेलेबल हैं। सर इंस्टॉलेशन में डक्ट्स का काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो क्या इसमें भी किसी बात का ख्याल रखना ज़रूरी है या सीधे-सीधे बस हम इंस्टॉल कर दें? देखें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, एक इंडस्ट्रियल लेवल पे है या कमर्शियल लेवल पे है, तो हमने प्रॉपर इसको किसी एक अच्छे डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाना है। तो वो ओके, डिज़ाइनर जो है, वो प्रॉपर हमारी उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से डक्ट के जो साइज़ेज़ है वो बताएगा और उसकी थिकनेस बताएगा। डक्ट के साइज़ेज़ वेरी करते हैं और थिकनेस जो उसकी शीट है, जिससे वो डक्ट बनाई जा रही होती है, वो बनाई भी जा वेरी रही है। करती है। ओके, वो मतलब उसकी थिकनेस जो है वो गेजेस के लिहाज से अगर हम देखें तो वो वेरी करती है 16 से 26 तक, यानी 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26। ये यूज़ हो रही होती है हमारी उस इंडस्ट्री में या हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट पे या बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के। क्या है हमारी एयर फ्लो की और वहाँ पे साइज़ कितना चाहिए, उस लिहाज से ये हमारी उसका डक्ट का साइज़ और उसकी थिकनेस थिकनेस वेरी कर दोनों मैटर वेरी कर करती रही हैं। होती है। सर ये तो बात होगी इंडस्ट्री लेवल की। जब हम डोमेस्टिक लेवल पे हमने बात की थी तो आपने वीआरएफ का भी ज़िक्र किया था। क्या इंडस्ट्री लेवल पे वीआरएफ यूज़ नहीं होता? बिल्कुल, वीआरएफ यूज़ होता है। बेसिकली वीआरएफ जो सिस्टम है वो इस सिस्टम का जो मैंने अभी बताया है आपको, यानी चाहे वो वाटर कूल्ड सिस्टम है या एयर कूल्ड एयर सिस्टम है, कूल्ड। इसका अल्टरनेट है। तो वो हम ओके, बिल्कुल जैसे हम डोमेस्टिक तौर के अंदर अपने हीटिंग वेंटिलेशन के लिए या कूलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वीआरएफ, तो हम यहाँ पे भी इंडस्ट्री के अंदर या कमर्शियल लेवल पे या हाई लेवल पे हम वीआरएफ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा टनेज का, यानी कि यहाँ पे हमें उस अपने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के लिहाज से वहाँ के जो यूसेज है या जो हमारे आगे कैपेसिटी हमें कैपेसिटी चाहिए। जो हमारे यूज़र्स हैं, मतलब यहाँ वहाँ पे इक्विपमेंट है या नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं या इक्विपमेंट जो हमारी मशीनरी है उस लिहाज से जितनी उसकी वहाँ पे टनेज ऑफ कूलिंग या हीटिंग रिक्वायर्ड होगी, उस लिहाज से हम अपना वीआरएफ डिज़ाइन करवाएँगे। उसमें भी सिस्टम वही होगा, आउटडोर यूनिट्स और इंडोर यूनिट्स, यानी बिल्कुल सिस्टम हम ये इंस्टॉल कर सकते हैं। कर सकते हैं। सर ये तो आपने फिर एक और सिस्टम का इज़ाफ़ा कर दिया है। सर मुझे ये बताइएगा बिल्कुल एंड में कि ये पूरा सिस्टम इंडस्ट्री लेवल पर हम जब इंस्टॉल करेंगे तो हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जब हम अपनी इस सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी पाइप्स हैं, डक्ट है, केबल है। तो इसलिए जब यहाँ पे एक मज़ीद मैं आपको एक चीज़ का और बता दूँ कि जब हम अपने आईटी रूम्स के अंदर या हमारे इलेक्ट्रिकल रूम्स के अंदर या हमारे मैकेनिकल रूम्स के अंदर जहाँ पे इक्विपमेंट है, वहाँ पे हमारी डक्ट या केबल ट्रे या पाइप्स जब पास कर रहे होंगे थ्रू वॉल, तो वहाँ पे हम, क्योंकि देखें इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पे कोई भी फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। तो वो जी, जी। फायर जो है शॉर्ट वो सर्किट हो हाँ, शॉर्ट सकता है। सर्किट से या किसी भी केमिकल हैज़र्ड से फायर एक्सप्लोड कर सकती है। जी, तो जी। वो ट्रैवल करेगी आउटवर्ड, और ये हमारे जो स्पेसिफिक रूम्स हैं, जो कि बड़े क्रिटिकल रूम्स हैं, जैसे कि आईटी रूम्स है, इलेक्ट्रिकल रूम्स है या इक्विपमेंट रूम्स हैं, जिसमें एएचयूज़, एफसीयूज़, डिफरेंट जो हमारा जी, मैकेनिकल जी। इक्विपमेंट है, वो उधर ट्रैवल करेंगे। तो इस ज़ोन्स को हम कैटेगराइज़ करते हैं कि ये फायर ज़ोन्स हैं। तो जो फायर ओके। ज़ोन्स हैं हमारे, उनको हम जो वॉल के अंदर से हमारे पाइप्स या जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि पास कर रही हैं, वहाँ पे हम उसके ऊपर फायर सीलेंट जो है ना वो हम अप्लाई कर देते हैं, ताकि अगर ओके। वो फायर जो है बाहर एक्सक्लूड होती है तो इनर जो है, इनर साइड जो है, जो इंटरनल रूम है, उसके अंदर फायर हमारी ट्रेवल ना करे और हमारा इंटरनल जो सिस्टम है सेंसिटिव वो, एरिया हाँ, वो वो बच जाए सेंसिटिव एरिया किसी। जो है और जो बड़ा मतलब फाइनेंशियली बड़ा मैटर कर रहा होता है, तो वो जी। हमारा सेफ रहे। तो फायर सीलेंट जो है वो लाजमी अप्लाई करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर हीटिंग एंड कूलिंग के पूरे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है, तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं tameereasy.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।